तो बच्चों जो ये उत्परिवर्तन टॉपिक है ये आपके एग्ज़ाम में 3 से 4 साल में रिपीट हो जाता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कभी-कभी ये आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछ दिया जाता है। इसे म्यूटेशन भी बोलते हैं, इसकी इंग्लिश म्यूटेशन भी होती है। कभी-कभी ये म्यूटेशन करके पूछ दिया जाता है, उत्परिवर्तन करके पूछेगा एग्ज़ामिनर या फिर म्यूटेशन करके पूछ देगा। दोनों तरीके से ये एग्ज़ामिनर पूछ सकता है। तो एक लॉन्ग आंसर है, आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का आएगा ये आंसर और इसे हम आज आप लोगों को कराया देते हैं। तो ये जो टॉपिक है आपके वंशागत तथा विविधता वाले चैप्टर से लिया गया है क्लास 12 बायोलॉजी के, तो इसे देख लेते हैं। इसकी परिभाषा में सबसे पहले तो आपको लिखना होगा उत्परिवर्तन की परिभाषा। तो उत्परिवर्तन की परिभाषा में आपको लिखना होगा कि किसी जीव के जीनों या क्रोमोसोम की संख्या या संरचना में होने वाली वंशागत परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई जीन है या फिर जीव है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई जीव है, उसके जीन में या फिर क्रोमोसोम्स में संख्या या संरचना या फिर संख्या में परिवर्तन हो, जीन की संख्या में परिवर्तन हो या फिर क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तन हो, जीन की संरचना में परिवर्तन हो, तो उसी परिवर्तन को, उसी होने वाली वंशागत परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन बोलते हैं। तो ये आपकी छोटी सी उत्परिवर्तन की परिभाषा हो जाएगी। आगे आपको लिखना होगा कि इसी कारण संततियां यानी कि जो भ्रूण होते हैं अपने जनकों से भिन्न हो जाते हैं, यानी कि जो संततियां होती हैं अपने जनकों से, यानी कि अपने माता पिता से भिन्न हो जाती हैं। आगे आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट करके लिख देना है कि म्यूटेशन शब्द का प्रयोग पहली बार ह्यूगो डी ब्रीज ने किया था। ये आपके ऑप्शनल में भी टॉपिक पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के अगर आप टॉपिक लॉन्ग आंसर में एक ब्लैक पेंसिल लाइन हाईलाइट करके लिख देते हैं तो आपके चांस रहते हैं, पूरे नंबर मिलने के चांस रह जाते हैं। तो इसी तरीके से आप करना, 1-2 लाइन आप ब्लैक पेन से, जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं उनको ब्लैक पेन से कर देना। आगे आपको हेडिंग डालनी है उत्परिवर्तन के प्रकार, क्योंकि उत्परिवर्तन की परिभाषा और प्रकार विस्तृत उत्तर दीजिए। इसी तरीके से ये आंसर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, कम से कम आपको इसको 1.5 पेज का तो करना ही होगा। 1.5 से 2 पेज का हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो उत्परिवर्तन के प्रकार में सबसे पहला प्रकार जो है वो जीन उत्परिवर्तन होता है, दूसरा होता है गुणसूत्र उत्परिवर्तन होता है, गुणसूत्री उत्परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले जीन उत्परिवर्तन देख लेते हैं। तो जीन उत्परिवर्तन में दिया हुआ है कि जीन संरचना में किसी भी प्रकार का बदलाव जीन उत्परिवर्तन कहलाता है। यानी कि जो जीन की संरचना होती है, जीन क्या होते हैं, कारक या फैक्टर होते हैं, उसकी परिभाषा हमने आपको बताई हुई है। जो शारीरिक में कारक या फैक्टर पाए जाते हैं उसी को जीन बोलते हैं। ठीक, तो जीन संरचना में किसी भी प्रकार का बदलाव जो होता है वो जीन उत्परिवर्तन के अंतर्गत आता है। यह बदलाव उसके डीएनए में पाए जाने वाले क्षारकों में हुए उलटफेर के कारण होता है। यानी कि जो उसका डीएनए पाया जाता है उसमें किसी तरीके का जब उलटफेर हो जाता है, उसके क्षारकों में किसी तरीके का जब उलटफेर हो जाता है तो उसी कारण होता है ये उत्परिवर्तन। ठीक, इन्हें भी हम कई भाग में बांट सकते हैं, यानी कि इसके उत्परिवर्तन के भी, जो जीन उत्परिवर्तन है इसके भी कई भाग होते हैं। हम आपको 2 भाग करवा देंगे इसके, 2 आपको लिखना होगा तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि ज़्यादा बड़ा करेंगे तो ये 4 से 5 पेज का हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। ये आपको 2 पेज में कर देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका 4 पेज का आंसर है। ठीक, तो अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आप बुक से जाकर पढ़ सकते हैं, वरना आप यहाँ पे शॉर्ट में हम आपको करा देते हैं, शॉर्ट में आप तैयार कर लीजिए, वैसा ही लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिलने की गारंटी है। ठीक, आपको पहला यहाँ पे लिख लेना है, पहला जो इसका प्रकार लिख लेना है वो प्रतिस्थापन लेना है। तो प्रतिस्थापन में आपको लिखना है, इसमें डीएनए अणु के एक या अधिक क्षारक युग्मकों का अन्य क्षार युग्मों से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। यानी कि जो डीएनए अणु के एक या अधिक क्षार युग्मक होते हैं वो अन्य क्षार युग्मों से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इसके अंतर्गत एक रोग आता है सिकल सेल एनीमिया, जो हमने आपको पीछे पढ़ाया हुआ है। फिनाइल कीटोन्यूरिया करके आपका कुछ टॉपिक था, उसी को सिकल सेल एनीमिया भी बोलते हैं। तो इसके अंदर ये अंतर्गत ये रोग आता है, जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है उसके अंतर्गत ये रोग आता है। ठीक, अगला जो आपका प्रकार है वो विलोपन हो जाएगा, तो उसे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे वो भी जीन उत्परिवर्तन के अंतर्गत ही आएगा, तो उसे भी हम देख लेते हैं। तो ये इसका दूसरा भाग हो जाएगा, जीन उत्परिवर्तन का विलोपन, यानी कि इसकी इंग्लिश होती है डिलीशन। तो इसके बारे में भी देख, तो इसकी परिभाषा में आपको लिख देना होगा कि एक न्यूक्लियोटाइड
श्रृंखला से एक या कुछ क्षारक हो, एक एक क्षारक हो या फिर कुछ ज़्यादा ही क्षारक हो, उनकी हानि होती है न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से, जो क्षारक की हानि होती है हानि विलोपन कहलाता है। यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से क्षारकों की हानि होती है उसी को विलोपन बोलते हैं। इसमें पूरा रीडिंग फ्रेम बदल जाता है, यानी कि इसमें जो पूरा रीडिंग फ्रेम होता है, जो कोडानों का रीडिंग फ्रेम होता है वो बदल जाता है। तो इसलिए इसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी बोलते हैं। यानी कि ये आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन करके पूछे टॉपिक तो भी आपको आसानी होगी, उसकी परिभाषा पूछ देता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की, तो आपको यही वाली परिभाषा उठाकर लिख देनी है। तो आगे आपको ये वाला टॉपिक भी लिख देना है, ये वाली लाइन भी लिख देनी है, तो आपका थोड़ा सा बड़ा आंसर हो जाएगा। इसमें पूरा रीडिंग फ्रेम बदल जाता है, इसलिए इसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। ये आपको ब्लैक पेन से कर देना है, कुछ पॉइंट आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट करते चलना है। जो आप हाईलाइट करते चलेंगे और एग्जामिनर की उन पर नजर जाती है, अगर वो पॉइंट सही होते हैं तो आपको 5 में 5 नंबर दे देता है। इससे क्योंकि लॉन्ग आंसर में 5 नंबर तभी देता है जब बहुत ही अट्रैक्टिव आपका आंसर लिखा हुआ होता है। 4.5 या 4 नंबर देके आपका चेक कर देता है। तो अगला आपको यहाँ पे दूसरा जो उत्परिवर्तन लिखना, पहला हमने देख चुके हैं जीन उत्परिवर्तन, दूसरा उत्परिवर्तन आपको लिखना है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में भी 2 पार्ट पाए जाते हैं, गुणसूत्रों के आकार की बदलाव और गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। तो यहाँ पे आकार की बदलाव हम देख लेते हैं, संख्या में परिवर्तन जो है उनकी हेडिंग आपको लिख देना होगा, तो हेडिंग से ही आपको पूरे नंबर दे देगा। तो गुणसूत्रों की आकार की बदलाव जो होता है उसमें जो पहली हेडिंग है वो विलोपन आपकी पहली हेडिंग पड़ेगी। विलोपन में आपको लिखना होगा कि क्रोमोसोम्स का एक खंड टूट कर विलीन हो जाना विलोपन कहलाता है। यानी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका एक खंड टूट कर विलीन हो जाना ही विलोपन कहलाता है। तो ये आपकी विलोपन की परिभाषा यहाँ पे हो जाएगी, जो आपकी गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में आती है। ऊपर वाली विलोपन की परिभाषा जो होती है वो आपकी जीन उत्परिवर्तन में आती है। तो इसमें भी विलोपन था, इसमें भी विलोपन होगा। ठीक, आगे आपको लिख देना होगा कि यह बीच में होने वाली अंतराली विलोपन व सिरों पर होने वाली अंतस्थ विलोपन कहलाता है। यहाँ पे जो बीच में होने वाला विलोपन होता है उसे अंतराली विलोपन बोलते हैं, और सिरों पर होने वाला जो विलोपन होता है उसे अंतस्थ विलोपन बोलते हैं। तो अगर आपसे अंतराली विलोपन और अंतस्थ विलोपन की परिभाषा बोले तो यहाँ से यहाँ तक लिख देगा, 1 नंबर में पूछी जाती है वो भी परिभाषा। ठीक, आगे आपको यहाँ पे द्विगुणन लिखना है, क्योंकि यहाँ पे गुणसूत्रों में आकार की जो बदलाव होता है उसका एक प्रकार होता है द्विगुणन। तो द्विगुणन आपको लिख देना है, इसमें लिख देना है कि एक क्रोमोसोम खंड का 2 से अधिक बार पाया जाना द्विगुणन कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह होता है कि ये जो परिभाषा है आपकी द्विगुणन की परिभाषा हो जाएगी। इसमें लिखना होगा कि एक क्रोमोसोम खंड का 2 या अधिक बार पाया जाना द्विगुणन कहलाता है। आगे आपको जो गुणसूत्रीय विकार उत्परिवर्तन गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है उसका दूसरा पार्ट हो जाएगा गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। इसमें असुगुणता और सुगुणता आ जाती है। इसकी परिभाषा आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये असुगुणता और सुगुणता आपके एग्जाम में पर्टिकुलर परिभाषा पूछी जाती है, ये आपको गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में नहीं लिखना होता है, तो आप हेडिंग डाल के छोड़ देंगे, आपको 2 पेज में पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो अगर आप ये ना लिखना चाहेंगे इतना वर्ड तो आप इतना ही आंसर करके आप लाइन खींच देना। ये ना लिखना चाहें तो मत लिखना, क्योंकि आपको 2 से 1.5 पेज का 1 से 1.5 पेज का करना होता है, तो उतने में आपको नंबर मिल जाते हैं। तो आप इतना ही कर देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन अगर आपको देखना है तो आप हमारा आने वाला अगला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें असुगुणता और सुगुणता के बारे में हमने डिटेल में बताया हुआ है, क्योंकि ये असुगुणता और सुगुणता की परिभाषा आपके एग्जाम में पर्टिकुलर पूछ देता है। तो इसे आप इसको हम आपको स्क्रीनशॉट दिए देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। एक इम्पॉर्टेंट आंसर है, आपके एग्जाम में 2-3 साल में रिपोर्ट होता है, ज़्यादातर रिपीट नहीं होता है। 2-3 साल में जब पूछा जाएगा ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में सीधे ही 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो इसके स्क्रीनशॉट दे देते हैं, आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक, तो सबसे पहले तो आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें यहाँ से। अब इसके प्रकारों का आप स्क्रीनशॉट करें और जो यहाँ पे नीचे पार्ट दिया गया उसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लें। अब अगले पेज का आपको स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। तो ये जो आपका विलोपन है, जीन उत्परिवर्तन का विलोपन आपका है, तो सबसे पहले आप इतना स्क्रीनशॉट कर लें। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में भी विलोपन आपका दिया हुआ है, उसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। इनको अलग अलग आपको रखना है। ठीक, अब यहाँ पे आप अगले पार्ट का भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लें।
तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, एक इम्पोर्टेंट आंसर बन जाता है आपके एग्ज़ाम में। कई बार पूछा गया है, 3-4 सालों में पूछा जाता है, ये एक बार ज़रूर आ जाता है, 3-4 साल बाद ये एक बार ज़रूर आ जाता है, तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।